हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट चैप्टर है हमारा क्लास 12 का, जो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना है कि क्या क्या हमें बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ना होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, और भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स भी हम लोगों को यहाँ पर देखने हैं, फैट्स हम लोगों के यहाँ पे देखने हैं, एंजाइम्स देखने हैं, हार्मोन्स देखने हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। देखो ये सब चीजें मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, तो एनसीईआरटी की मैं रीडिंग आपको करके बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए मैंने वहां से उठाई है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच गवर्न द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. Living system are made up of various complex molecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, etc. In addition, some simple molecules like vitamins and minerals also play an important role of function of organism. बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, ठीक है, और फैट्स। हार्मोन्स भी बेसिकली होता है, लेकिन हार्मोन्स हमारे सिलेबस से हट चुका है। इस साल के लिए हमारे सिलेबस से हार्मोन्स हट चुका है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, जो पुराने टाइम में डेफिनेशन चल रही थी, जो कि बकवास डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन को सबसे पहले लिख रहा हूं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। उनको क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। इस डेफिनेशन को मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये डेफिनेशन गलत क्यों है। यहां पर अगर कार्बोहाइड्रेट का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि CxH2O होल वाई। एक्स और वाई सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं यहां पर बात करूं C6H12O6 की, C6H12O6 की बात करूं, तो इसको मैं यहां पर इस फॉर्मूले में फिट कर सकता हूं C6H2O होल 6। इसको फिट कर सकता हूं C6H2O होल 6। ये इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है, और ये हमारा ग्लूकोज है, और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आती है? यहीं पे अगर मैं एसिटिक एसिड को लिखूं, यहां पर मैंने लिखा एसिटिक एसिड, और अगर एसिटिक एसिड को मैं इस फॉर्मूले में फिट करूं, तो वो भी इस फॉर्मूले में फिट हो जाता है C2H2O होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पर देखो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहां पर इस फॉर्मूले में फिट हो गए। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, और देखो एक और लिख के बताता हूं आपको, C6H12O5, इसको बोलते हैं रेमनोस। क्या बोलते हैं? रेमनोस। यहां पर इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। तो यहां पर ग्लूकोज इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है और वो कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर एसिटिक एसिड इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहां पर रेमनोस जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। H2O होल 5। और यहां पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन बच चुके हैं, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में 2 हाइड्रोजन इस जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये फिट नहीं हो रहा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। तो भाई ऐसी डेफिनेशन हमारे लिए किस काम की, जो कभी तो सेटिस्फाई हो रही है और कभी नहीं हो रही। जिनके लिए सेटिस्फाई हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिनके लिए सेटिस्फाई हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और जिनके लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रही वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो यानी कि इस डेफिनेशन का कोई हमारे लिए मतलब नहीं है। पुराने टाइम पे डेफिनेशन यूज करी जाती थी, अब इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो हमें नई डेफिनेशन की तलाश है। तो नई डेफिनेशन हमारे लिए क्या है? नई डेफिनेशन हमारे लिए ये है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा OH ग्रुप होने चाहिए, 2 OH ग्रुप मिनिमम होने चाहिए, एक OH ग्रुप से काम नहीं चलेगा। पॉली का मतलब मिनिमम 2 OH ग्रुप होने चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी या तो अल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। और ऐसे
कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको भी क्या बोला गया है, कार्बोहाइड्रेट बोला गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि कहना क्या चाह रहा है, तो CHO, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH। आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहाँ पर दो OH ग्रुप दिख रहे हैं आपको, एक OH ग्रुप ये रहा, दो OH ग्रुप ये रहा, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी वाली बात सेटिस्फाई हो गई। साथ के साथ यहाँ पर ये अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डिहाइड वाली बात सेटिस्फाई हो गई। और इस कार्बन को आप नोटिस करो, इस कार्बन को तो यहाँ पर चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर की वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ये क्या है हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट है और ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो मैंने लिखा हुआ है। इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट बन ही नहीं सकता। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए किसी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए, 1 2 3 यहां पर कार्बन चाहिए। इसको बोला जाता है डीग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, डीग्लिसरल्डिहाइड। यहां पर इसको डीग्लिसरल्डिहाइड बोला जाता है। या फिर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पे ऐसे कंपाउंड दे दें, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दें, वो भी हमारे लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे लिखने की कोशिश करते हैं, क्या पता अपना आंसर आ जाए। यहां से, यहां पर मैंने OH लिख दिया और यहां से मैंने O लिख दिया, यहां पर मैंने OH लिख दिया, यहां पर मैंने CH2 और इससे इसको जोड़ दिया और CH2OH लिख दिया। इस तरह का कंपाउंड लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी काम करते हैं, इस कार्बन को, हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं। अब आप देखो यहां पर, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो क्या बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर यहां पर मैं क्या रखूंगा, H, और यहां पर क्या रखूंगा, OH रखूंगा। बात को समझने की कोशिश करना। तो यहां से क्या बन के आएगा, इस कार्बन पे एक OH आ गया और एक OH पहले से रखा हुआ था। यहां पर OH और H है, यहां पर CHOH आ गया और यहां पर CH2OH आ गया। बात समझ में आ रही है। और एक कार्बन पे 2 H कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यहां से क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर का मॉलिक्यूल निकलने के बाद वो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो अल्डिहाइड बन गया। फिर एक कार्बन है यहाँ पर जिसमें इधर की साइड में OH लिखा हुआ है और H लिखा हुआ है, यहाँ पर CHOH है और यहाँ पर CH2OH है। तो आप देखो एक से ज्यादा OH ग्रुप यहाँ पर रखे हुए हैं, साथ में अल्डिहाइड भी है और यहाँ पर कायरल सेंटर्स भी मौजूद हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पर क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है। तो उनको भी क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये कंपाउंड भी हमारे लिए कैसा है, कार्बोहाइड्रेट, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव क्या, कार्बोहाइड्रेट। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट होते हैं टेस्ट में, मतलब मीठे होते हैं। जो मीठे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, शुगर बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, शुगर बोला जाता है। कुछ शुगर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली सुक्रोज होती है। एक तो जो हमारी टेबल शुगर होती है, मतलब जो हमारी टेबल शुगर होती है उसको सुक्रोज बोलते हैं। जो चीनी हम लोग यूज करते हैं घर के अंदर वो सुक्रोज होती है, जो कि कैन शुगर से हमें मिलती है, गन्ने से हमें मिलती है। और जो मिल्क में प्रेजेंट होती है शुगर, उसको क्या बोला जाता है, लैक्टोज बोला जाता है। दूध के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है, दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो कौन होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। बात समझ में आती है क्या। यहां पर सबके पीछे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, ओज ओज आ रहा है, सबके पीछे ओज ओज आ रहा है। यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 2 डिग्री सफिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए वो ओज होता है। जैसे 2 डिग्री सफिक्स अमीन के लिए अमीन होता है, 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है, अल्डिहाइड के लिए अल होता है। वैसे ही 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होता है, ओज होता है। बात समझ में आई। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखोगे पीछे ओज लगाओगे तभी वो कार्बोहाइड्रेट होगा। क्लियर होती है क्या बात। पोज करके नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर कौन कौन से पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, एक होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरे टाइप के होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स 3 तरह के हमें यहां पर हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर पे कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। मोनोसैकेराइड्स कौन होते हैं, जो कि यहां पर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स लिखना भूल गया मैं, कार्बोहाइड्रेट्स
विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। कार्बोहाइड्रेट लिखा है यानी कि वो डेफिनेशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, जिनको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, उससे छोटी यूनिट नहीं बना सकते, उनको मोनोसेकेराइड्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल लिखूं तो यहाँ पर ग्लूकोज आ जाएगा, यहाँ पर फ्रक्टोज आ जाएगा, यहाँ पर मेनोज आ जाएगा, यहाँ पर गैलेक्टोज आ जाएगा। ये सब कैसे हैं? ये सब मोनोसेकेराइड्स हैं। अराउंड 20 मोनोसेकेराइड्स हमारे लिए नोन है। कितने? 20 मोनोसेकेराइड्स हमारे लिए यहाँ पर नोन है। इस तरह के 20 मोनोसेकेराइड्स हमारे लिए यहाँ पर कैसे हैं? नॉन मोनोसेकेराइड्स हैं, है ना। यहाँ पर मैंने आपको मोनोसेकेराइड बता दिया कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की कि ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स में टूटते हैं, उनको ओलिगोसेकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए क्या लिखूंगा? दोज कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharides units आर नोन एज ओलिगोसेकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स देते हैं उनको ओलिगोसेकेराइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुक्रोज। सुक्रोज हमारे लिए क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। ये किससे बनता है? G+F से बनता है। G+F मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस 2 मोनोसेकेराइड्स देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि सुक्रोज हमारे लिए कैसा है? डाइसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड्स को भी हम नाम दे सकते हैं, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स, डिपेंड करेगा हाइड्रोलिसिस के बाद वो कितने मोनोसेकेराइड्स देते हैं। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं यहां पर माल्टोज। माल्टोज कैसे बनता है? माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस देता है 2 into G। 2 into G मतलब 2 मोल ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है, यानी कि ये भी डाइसेकेराइड है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज क्या देता है? G+Gl देता है। G+Gl का मतलब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देता है ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि ये भी डाइसेकेराइड्स है। तो दीज आर ओलिगोसेकेराइड्स, जिनको हम डाइसेकेराइड्स भी बोल सकते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स। यहाँ पे बात समझ में आती है क्या? पॉलीसेकेराइड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से बॉन्ड को ब्रेक करना है। विच ऑन हाइड्रोलिसिस gives more than 10 मोनोसेकेराइड्स। जो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स दे दे उनको क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो स्टार्च जो होता है वो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है, सेल्यूलोज हमारा क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स होता है, और हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लाइकोजन बेसिकली कहाँ यूज होता है? एनिमल के स्टोरेज के लिए होता है। एनिमल का जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। स्टार्च जो होता है वो प्लांट के स्टोरेज में यूज होता है, और सेल्यूलोज जो होता है प्लांट की सेल वॉल के अंदर जो यूनिट्स प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज होती है। बात समझ में आती है? तो ये सब पॉलीसेकेराइड्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस 3 तरीके से क्लासिफाई है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखो मोनोसेकेराइड्स फर्दर क्लासिफाइड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि जो 2 डिग्री सफिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए वो क्या होता है? ओज होता है। वो क्या होता है? ओज होता है। यहां पर 2 तरह के मेरे को मोनोसेकेराइड्स मिल सकते हैं। एक होगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाला और दूसरा होगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला। अल्डिहाइड वाले को मैं क्या बोलूंगा? एल्डोज बोलूंगा, और कीटोन वाले को मैं क्या बोलूंगा? कीटोज बोलूंगा। अब मिनिमम कितने कार्बन चाहिए होते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से शुरुआत है, 3, 4, 5, 6, 7 आपके सामने लिखे हुए। अगर 3 कार्बन है तो उसको ट्रायोस बोलूंगा, 4 कार्बन है तो टेट्रोस, 5 कार्बन है तो पेंटोस, 6 कार्बन है तो हेक्सोस, 7 कार्बन है तो हेप्टोस बोलूंगा। अगर वो अल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट है तो अल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट के लिए एल्ड लगा दूंगा आगे, तो एल्डो ट्रायोस हो जाएगा, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस हो जाएगा। ओस किसके लिए यूज हो रहा है? ओस यूज हो रहा है कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखता है तो वहां पे कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, कीटो हेप्टोस नोमेनक्लेचर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। डिपेंड करेगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट में या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, उसके हिसाब से अल्डो ट्रायोस, कीटो ट्रायोस या अल्डोस कीटोस की बात करेंगे। 3 कार्बन है 4 कार्बन है उसके हिसाब से ट्रायोस टेट्रोस की बात करेंगे।
क्लियर होता है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, ये भी एक क्लासिफिकेशन ही है कार्बोहाइड्रेट का। एक क्लासिफिकेशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस देखा, एक क्लासिफिकेशन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के हिसाब से देखेंगे। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स which reduces tolerance and Fehling reagent are known as reducing sugar। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट टोलन और फेलिंग टेस्ट देते हैं, टोलन और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, टोलन और फेलिंग उनको ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, वो सारी की सारी शुगर, सारी की सारे कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। यहां पर एक बात लिख रहा हूं, ऑल मोनोसेक्राइड, जितने भी नॉन मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, क्योंकि वो अल्डिहाइड वाले होंगे या कीटोन वाले होंगे, यानी कि अल्डोज या कीटोज होंगे, तो सारे मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सारे मोनोसेक्राइड्स कैसे होंगे, रिड्यूसिंग शुगर होंगे। बस मैं मोनोसेक्राइड के बारे में लिख रहा हूं, मैं पॉलीसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में नहीं लिख रहा। ये तो पहली डेफिनेशन हुई रिड्यूसिंग शुगर की। किसकी डेफिनेशन लिखी हमने, रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन लिखी है। अगर मैं यहां पर आपके पास लिखूं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की क्या हो जाएगी कि दोज कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट reduces tolerance and Fehling reagent are known as नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उनको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। एक वर्ड ऐड हुआ है बस, डज नॉट, है ना। ये यहां पर क्या नहीं कर पाते, टोलन और फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाते, तो इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। यहां पर जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ऑल पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन सब कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स नहीं होता, उनके अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज इज ऑल्सो, ये ओलिगोसेकेराइड है, सुक्रोज इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसी होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। जबकि यहां पर लिख देता हूं माल्टोज एंड लैक्टोज। भाई जो आपसे सवाल पूछा जा सकता है अपन उसी की बात करेंगे। माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होगी, जबकि सुक्रोज कैसी होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, क्योंकि सुक्रोज के अंदर जो अल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो बॉन्डेड है। बात समझ में आती है, तो वो टोलन और फेलिंग टेस्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए वहां पे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। नोट कर लीजिए आप, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो यहां पर ग्लूकोज के बारे में बातें आ रही हैं। ग्लूकोज क्या होता है, अल्डोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज हमारे लिए क्या है, अल्डोहेक्सोज है। सबसे पहले तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें 6 कार्बन है, और ये कैसा है, कार्बोहाइड्रेट है। अल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, और ये कैसा है, कार्बोहाइड्रेट है। मुझे इतना ही पता है, क्योंकि अल्डोहेक्सोज के बारे में हम इतनी जानकारी निकाल सकते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहाँ पर CHO, यहाँ पर HOH, यहाँ पर OHH, क्योंकि बहुत बार आप लिखोगे तब जाके आपको ये स्ट्रक्चर याद होने वाला है, एकदम से याद नहीं होगा। CH2OH, ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सारे के सारे OH जो है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। केवल जब मैं इसकी नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 और 6, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, बाकी सारे के सारे OH जो है वो राइट हैंड साइड में है। ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डोज होगा, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज होगा। कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा, इसलिए ये इसके लिए हम ओज यूज कर रहे हैं। बात समझ में आती है क्या। तो ये अल्डोहेक्सोज है हमारा, ठीक है। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए आराम से।
इस स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। एक वर्टिकल लाइन है, बाकी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिशर के अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है, सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे अल्डिहाइड और अल्कोहल है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड, तो वो हमेशा टॉप पे लिखा जाता है। ये बातें सुन लीजिए आप। फिशर प्रोजेक्शन जो है, एक वर्टिकल लाइन होती है, बाकी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और अल्डिहाइड वाले या कीटोन वाले फंक्शन ग्रुप को टॉप पे लिखा जाता है, और नंबरिंग ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है, IUPAC नंबरिंग। बात समझ में आती है? इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज हमारे लिए क्या है? C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है, नेचुरली हम ग्लूकोज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पहली बात, सुक्रोज से हम लोग ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिल जाएगा। सुक्रोज बेसिकली ऑब्टेन कहां से होती है? केन शुगर से ऑब्टेन होती है। जब मैं सुक्रोज को बॉयल करूंगा डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 के साथ, यानी कि मैं किसमें? एसिडिक मीडियम में यहां पर क्या कर रहा हूं? उसको बॉयल कर रहा हूं, यानी कि हाइड्रोलिसिस किसमें कर रहा हूं? एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होगा, वो भी कितने में? इक्वल अमाउंट में, बराबर अमाउंट में। यहां पर ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, वो किसके लिए लिखा हुआ है? सुक्रोज के लिए। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। ये सुक्रोज है। सुक्रोज का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे क्या मिलता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मुझे ऑब्टेन होते हैं सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। बात समझ में आती है? नोट डाउन कर लीजिए आप। पहला तरीका जो हम ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं, इसको नोट करो आप। हाँ भाई, तो पहला तरीका हमने देख लिया यहां पर कि कैसे हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सुक्रोज। नेक्स्ट तरीका है फ्रॉम स्टार्च। देखो स्टार्च क्या है? हमारे लिए पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करके हम मोनोसैकेराइड प्राप्त कर सकते हैं। और कितने मोनोसैकेराइड्स प्राप्त कर सकते हैं? जितने चाहो उतने कर सकते हैं। n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है वो सारे मोनोसैकेराइड्स एक जैसे हों, हो सकता है वो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स बनते हों। तो यहाँ पर जो स्टार्च है, स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन से बनता है। ग्लूकोज उसके अंदर मोनोमर होता है, बाकी ये स्टार्च जो होता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर क्या होता है? हमारा स्टार्च। या फिर सेल्यूलोज की बात करें तो वो भी क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है? यहाँ पर पॉलीमर होता है। तो C6H10O5 यहाँ पर ये क्या है? हमारे लिए स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या फिर सेल्यूलोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, n नंबर ऑफ वाटर लेके एसिडिक मीडियम में। टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 393 केल्विन, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, सेल्यूलोज स्टार्च का। तो ये अपने मोनोमर यूनिट्स में टूट जाएंगे, मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स में टूट जाएंगे। हो सकता है एक जैसी मोनोसैकेराइड्स यूनिट हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर ये इनकी मोनोसैकेराइड यूनिट एक ही जैसी होती है। यहाँ पर ये जो टूटते हैं वो किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज को पॉलीसैकेराइड, स्टार्च और सेल्यूलोज से भी प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आती है? नोट डाउन। नेक्स्ट, अब देखो ग्लूकोज की हमने मैन्युफैक्चरिंग तो देख ली, प्रिपरेशन मेथड देख ली। अब ग्लूकोज से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? साथ के साथ ग्लूकोज में जितने भी आइटम लगे हुए हैं, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, कितने कार्बन है, वो लीनियर चेन में है, कैसे हैं, वो सारी बातें हम लोग उसकी केमिकल रिएक्शन से पता कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से पता कर सकते हैं। ये हमारे लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें 5 OH ग्रुप है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था 1 2 3 4 5 OH ग्रुप है। मुझे 5 OH ग्रुप को प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसको मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। यहाँ पर ये जो 4 OH ग्रुप है वो चारों के चारों 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये एकमात्र अल्कोहल ऐसा है जो 1 डिग्री अल्कोहल है। इन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस की मदद से। तो आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ग्लूकोज का टॉलेंस या फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये टॉलेंट फेलिंग टेस्ट देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज कैसी है? रिड्यूसिंग शुगर है। सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो टॉलेंट और फेलिंग रिएजेंट क्या करते हैं? टॉलेंट और फेलिंग रिएजेंट आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आप लोग देख सकते हैं बाकी सारे अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, केवल अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट से। साथ में यहाँ पर सिल्वर मिरर ऑब्जर्व होगा।
आपको पता है टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उसके साइड में एक परत जनरेट हो जाती है, सिल्वर लेयर जनरेट हो जाती है, तो वो टॉलेंस टेस्ट के साथ होती है। और जब हम लोग फैलिंग रिएजेंट के साथ करेंगे तो ब्रिक रेड यानी कि ईंट जैसा लाल कलर क्यूप्रस ऑक्साइड का हमें देखने को मिलता है। यहां पर ये जो Br2 वाटर है, दो रिएक्शन मैंने आपको बता दी। Br2 वाटर जो है, Br2 वाटर क्या है हमारे लिए, अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो भी अल्डिहाइड को कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। देखो जब भी यहां पर मैं आपको बताऊं, कोई भी यहां पर ग्लूकोज हो या कोई भी मोनोसेकेराइड हो, अगर इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है COOH CHOH होल 4, ठीक है, CH2OH। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 यहाँ पर 5 अल्कोहल होने चाहिए, 10 अल्कोहल हो, 12 अल्कोहल हो, 2 अल्कोहल हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपने एल्डोज लिया हुआ है, एल्डोज से ऑक्सीडाइज करके अगर ऊपर वाला अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में जा रहा है तो उसको बोलते हैं अल्डोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, अल्डोनिक एसिड। अब यहाँ पर ग्लूकोज जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। अगर मेनोज जा रहा होता तो क्या बोलते हैं, मेनोनिक एसिड। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ये जो Br2 वाटर है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का। यहां पर साइड में हम लोग लिख भी लेंगे इस बात को कि ये क्या है हमारे लिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं कि यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, इससे पता चलता है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये जो है हमारे लिए कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऊपर वाला हमारे लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें पता है कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कंफर्म हो गया। हमें क्या पता करना है, इसमें क्या प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड HNO3 होगा वो क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक लेके चला जाएगा। तो ऊपर वाला तो कार्बोक्सिलिक में जा ही रहा है, साथ के साथ नीचे वाला भी कार्बोक्सिलिक में चला गया। इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैकेरिक एसिड। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा देता हूं तो यहां पर ये ऊपर वाला COH बन जाएगा और बाकी 2 डिग्री वालों का कुछ नहीं होगा और नीचे वाला भी COH बन जाएगा। इसको बोलते हैं एल्डेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, एल्डेरिक एसिड। अगर ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 के लिए इसको सैकेरिक एसिड बोल दिया। ये किसके लिए टेस्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। इससे ये पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है और वो कहां है, बिल्कुल टेल पे। फिर यहां पर देखो आप वापस से ग्लूकोज लिखा हुआ है हमारा, है ना। हम ग्लूकोज की चर्चा कर रहे हैं, हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको फिशर के अंदर बना के बताया था वही ग्लूकोज है। यहां पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ हीट कर रहे हैं। और रेड फॉस्फोरस HI जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको किस में रिड्यूस कर देता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस कर देता है। तो जितने भी एल्डिहाइड अल्कोहल होंगे उनको किस में रिड्यूस कर देगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में। जिससे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एन हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन निकल के आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये लीनियर चेन होती है 6 कार्बन की। ये क्या होती है, 6 कार्बन की लीनियर चेन होती है। ये कौन प्रूव कर रहा है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर यहाँ पे सोडियम अमलगम वाटर जो है, सोडियम अमलगम वाटर किस लिए यूज होता है, इस अल्डिहाइड को रिड्यूस करने में काम में आता है। जैसा जिंक HgHCl जो होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन किस लिए काम में आता है, अल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में ले जाने के काम में आता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में काम में आता है, अल्डिहाइड को किस में ले जाने के काम में आता है, अल्कोहल में। वैसे ही सोडियम अमलगम वाटर जो है वो अल्डिहाइड को कहां ले जाएगा, अल्कोहल में ले जाएगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज से ग्लूकीटोल, जिसको सॉर्बिटॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल भी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं CHOH होल 4 CH2OH। मैं ये नहीं कह रहा कितने ही OH हो, यहाँ पर सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट भी ले लो। अगर ये एल्डोज है आपका तो एल्डोज को सोडियम अमलगम वाटर के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2OH CHOH होल 4 CH2OH आपका बनेगा एल्डिटोल। क्या बनेगा, एल्डिटोल बनेगा।
ग्लूकोज है तो ग्लूकीटोल, ग्लूकीटोल को सॉर्बिटोल भी बोलते हैं। क्लियर होता है क्या? नोट कर लीजिए, रिडक्शन रिएक्शन से है। इससे पहले वाली ऑक्सीडेशन थी, ये रिडक्शन रिएक्शन से। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन की लीनियर चेन है। अब देखो नेक्स्ट है ऑक्साइम फॉर्मेशन। यहाँ पर NH2OH है, आपको मैंने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ा रखी है, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराते हैं तो यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NOH बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। किसके साथ रिएक्शन कराइए? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराइए। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराओगे तो यहां पर ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फिर से हुआ है, किससे हुआ है? ऑक्साइम के फॉर्मेशन से हुआ है। यहाँ पर इसने ऑक्साइम बनाया है, जिससे बात पता चली है कि यहाँ पर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगेन HCN अगेन क्या करेगा? कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन अगर मैं HCN के साथ करा रहा हूं, H+CN-, कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ी थी हमने। यहां पर ये डेल्टा प्लस होता है, डेल्टा माइनस होता है, इसको तोड़ते हैं, प्लस के पास माइनस रखते हैं और माइनस के पास प्लस रखते हैं, तो यहां पर क्या बन जाता है? OHCN, जिसको बोला जाता है साइनोहाइड्रिन। क्या बोला जाता है? साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ है। अगेन टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड पता करने के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड का यहाँ पर फंक्शन ग्रुप मौजूद है, वो पता करने के लिए हमने क्या कराया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई, HCN के साथ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाया। नोट कर लीजिए, सब टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन फंक्शन ग्रुप फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटाइलेशन। ये अगेन टेस्ट है, टेस्ट टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं वो हम पता कर सकते हैं यहाँ पर किसके द्वारा? यहाँ पर एसिटाइलेशन करवा के हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी अल्कोहल है, मान लो ये अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन में CH3COCl के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करके इसको निकाल सकता है। क्या बनाएगा? ROH पॉजिटिव COCH3, और जो Cl- यहाँ से निकलेगा वो Cl- इस H को लेगा, HCl बाहर, क्या बन जाएगा? ROCOCH3 बन जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या पता करना है मुझे, ध्यान से सुनना। एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, ROH में से एक हाइड्रोजन हटाया और इसमें क्या जोड़ दिया? COCH3 जोड़ दिया। ध्यान से देखना, ROCOCH3 जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन हटाया, COCH3 जोड़ दिया। यहाँ पर मोलिकुलर वेट में अंतर आएगा। COCH3 का मोलिकुलर वेट कितना होगा? यहाँ पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है और एक ऑक्सीजन है। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो C2H2O हो गया, C2H2O हो गया। यहाँ पर C2H2O का अगर मैं मोलिकुलर वेट निकाल लूंगा तो इसका मोलिकुलर वेट कितना निकल के आएगा? 12 2 जा 24 प्लस 2 प्लस 16, यानी कि कितना निकल के आएगा यहाँ पर? 26 36 42 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 42 मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा। तो जितने अल्कोहल के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वहां पर 42 का मल्टीप्लिकेशन अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 OH ग्रुप हैं, वो किस बात से पता चल रहा है? यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आ जाएगा 42 × 5 का। अगर इतना डिफरेंस आ गया तो 5 अल्कोहल ग्रुप हैं। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं C6H12O6, इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका क्या होगा? C6H12O6 प्लस 5 टाइम्स C2H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 5 मोल C2H2 मतलब 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे यहाँ पे, है ना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ OH ग्रुप्स क्लियर होती है के बाद जितने OH ग्रुप उतनी बार एसिटाइलेशन, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा। C2H2O से एक OH के लिए एक C2H2O, 2 के लिए C4H4O2, ठीक है, और हर एक OH के लिए 42 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आ जाएगा। अब मोनोसेकेराइड्स में कॉन्फ़िगरेशन देना होता है।
क्या देना होता है, मोनोसेकेराइड्स को कॉन्फ़िगरेशन देना होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स होगा वो डी, आपने देखा होगा डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो वो डी और एल क्या है, कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है, वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगेन उठाई हुई है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज। डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन। ये जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो प्लस साइन है यहाँ पर, ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी मैंने आपको बताया था जब अपन ने हेलो एल्केन हेलो एरोन चैप्टर पढ़ा था। अगर प्लेन पोलराइज राइट क्लॉकवाइज घूमती है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो लीवोरोटेटरी होता है। और ये होता किसके लिए है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। जो कंपाउंड कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वही तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी लीवोरोटेटरी होगा। बात समझ में आती है। तो प्लस साइन बेसिकली डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को बताता है, जबकि यहां पर डी जो है वो डी क्या बताता है, कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। यानी कि कैपिटल डी और स्मॉल डी में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है भैया। एक तो आपको बता रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, दूसरा आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट डी एंड एल हैव नो, देखो यहां पे आ गया, डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई रिलेशन नहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी से, उसका रिलेशन किससे है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी से। द मीनिंग ऑफ डी एंड एल नोटेशन इज गिवन एज फॉलोज, द लेटर्स डी एंड एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर्स का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे डी और एल क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटिवली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बात समझ में आती है आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड है और ये माइनस ग्लिसरॉल डिहाइड है। प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड माइनस ग्लिसरॉल डिहाइड आपको क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर, और माइनस आपको क्या बताता है, लीवोरोटेटरी। ठीक है, प्लस आपको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बताता है, माइनस आपको लीवोरोटेटरी बताता है। अब देखो कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे देना होता है। कैपिटल डी कैपिटल एल देना होता है OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में। ये जो फिशर बना हुआ है इसमें ये OH ग्रुप जो लगा हुआ है ये किस तरफ लगा हुआ है उसके हिसाब से हमें डी और एल देना होता है। अगर ये करेक्ट फिशर बना हुआ है तो अगर राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप है तो ये डी ग्लिसरॉल डिहाइड होगा। क्या होगा, डी ग्लिसरॉल डिहाइड होगा। और अगर ये लेफ्ट साइड पे बना हुआ है तो ये एल ग्लिसरॉल डिहाइड होगा। क्या होगा, एल ग्लिसरॉल डिहाइड होगा। और ये जो एल और डी ग्लिसरॉल डिहाइड होते हैं, अगर इनके बीच में मैं मिरर डाल दूं तो ये एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेजेस। और कैसी मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंटियोमर्स होंगे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का होता है तो वो एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डी प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड लिखा हुआ है, OH ग्रुप राइट में लगा हुआ है। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप लग जाए, यहाँ पर तो एक सिंगल OH ग्रुप था, एक से ज्यादा OH ग्रुप लग जाए तो उस केस में हम लोगों को डी और एल कैसे देना होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे OH ग्रुप हैं। सबसे लास्ट OH ग्रुप, सबसे लास्ट कायरल सेंटर वाले का जो OH ग्रुप होता है, सबसे लास्ट कायरल सेंटर वाले का जो OH ग्रुप होता है, अगर वो राइट में लगा है तो डी होगा और अगर लेफ्ट में लगा है तो एल होगा। बात समझ में आती है। तो जब बहुत सारे OH हो तो सबसे लास्ट वाले कायरल सेंटर के हिसाब से आते हैं, जबकि एक OH ग्रुप होता है फिर उसी हिसाब से दे देते हैं। क्लियर हो गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखो अभी अपन ने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा था। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमारे प्रूव नहीं हो पा रही थी, वो किससे प्रूव होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से प्रूव होगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो शिफ्ट टेस्ट होता है या सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट होता है, शिफ्ट टेस्ट हो गया, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हो गया, ये जो है ओपन चेन कंपाउंड से हम प्रूव नहीं कर पा रहे थे। भाई अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसके बावजूद वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं दे रहा। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट मैंने आपको कार्बोनिल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अल्डिहाइड कीटोन वाले में। वहां पे व्हाइट पीपीटी बनती है, व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक बनता था। सारे अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं, तो यानी कि फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए था। लेकिन ये पूरी की पूरी बात हमें क्या बोलती है कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप है, एब्सेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होगा। यानी कि ग्लूकोज
अपनी किसी दूसरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इस बात से हमें पता चल रहा है। तो वो कौन सी फॉर्म है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, वो क्या होगा वो अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स ए 6 मेंबर रिंग in which OH at C5 is involved in ring formation। यहाँ पर कौन सा रिंग फॉर्मेशन में कार्बन इन्वॉल्व है, C5 वाला जो कार्बन है वो यहाँ पर किस में इन्वॉल्व होता है, रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, ये क्या बताता है, एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज, ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स में होगी। अभी दिखाऊंगा आपको कौन सी 2 फॉर्म्स है। दीज 2 साइक्लिक फॉर्म्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं और ये ओपन चेन है, बीच वाला ओपन चेन है, बाकी दोनों इर्द गिर्द वाले कैसे हैं, साइक्लिक वाले हैं। कार्बन नंबर 5 ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये जो कार्बन नंबर 5 है इसके ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो इस कार्बन नंबर 1 पे अटैक कर रहा है, अल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखा रहा है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये OH जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पर एक O बॉन्ड जुड़ चुका है इस कार्बन नंबर 1 पे, ये जो OH वाला था वो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ चुका है। आप देखो यहाँ से कार्बन 5 से कार्बन 1 का जो लिंकेज है वो एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, ईथर लिंकेज बोलते हैं, और इसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ईथर लिंकेज बोला जाता है। बात समझने की कोशिश करना, कार्बन नंबर 5 वाला 1 से जुड़ा है। अब देखो जब 5 वाला 1 से जुड़ेगा तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर का फॉर्मेशन होगा, उसमें OH ग्रुप राइट में भी आ सकता है और OH ग्रुप लेफ्ट में भी आ सकता है। बाकी सारे कार्बन पे सारी की सारे OH ग्रुप एक जैसे होंगे, लेकिन कार्बन नंबर 1 जो है उसमें OH ग्रुप राइट पे भी आ सकता है और OH ग्रुप लेफ्ट पे भी आ सकता है जब ये अटैक करेगा। तो ये जो राइट और लेफ्ट में आ रहा है उसी की वजह से ये दोनों के दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी हो रही है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रही है। एक हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, दूसरा हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अभी पाइरेनोस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर, एक अल्फा हो जाएगी और एक बीटा हो जाएगी, और जिस कार्बन पे OH ग्रुप डिफरेंट हो रहा है उस कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन कौन है, फर्स्ट कार्बन यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन है। द 2 साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर्स ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 पे ही केवल यहाँ पर डिफरेंस है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और जब किसी एक कार्बन पर डिफरेंस होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है तो उनको बोला जाता है एनोमर्स। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं रिलेट करूंगा तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, एनोमर्स होंगे। एनोमर्स क्या होते हैं, ऐसे साइक्लिक डाइस्टीरियोमर्स, ऐसे साइक्लिक डाइस्टीरियोमर्स जो किसी एक कार्बन पर कॉन्फिगरेशन डिफरेंस होने की वजह से बनते हैं, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। मैंने आपको बता दिया एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, द अल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, जो पहले से अल्डिहाइड वाला कार्बन था साइक्लाइजेशन होने से पहले। सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। इन दोनों आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का एनोमर बोलेंगे। सब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, क्लियर होता है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको तो मैंने फिशर में बना के बताया था, उस फिशर को मेरे को एक्चुअल में कन्वर्ट करना है हेवोर्थ प्रोजेक्शन में। किस में कन्वर्ट करना है, हेवोर्थ प्रोजेक्शन में। ये जो प्रोजेक्शन है ये कौन सा प्रोजेक्शन होता है, हेवोर्थ प्रोजेक्शन होता है। और हेवोर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले यहाँ पर बात को सुनो। द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पाइरेनोस। यहाँ पर क्या होता है, इन स्ट्रक्चर्स को पाइरेनोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पाइरेनोस। पाइरेनोस क्यों बोला गया, क्योंकि ये पाइरेन जैसी स्ट्रक्चर होती है। पाइरेन क्या होता है, ये हमारा पाइरेन है जिसमें एक ऊपर ऑक्सीजन होता है, यहाँ पर बेसिकली ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है 6 मेंबर की रिंग है, 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ये पाइरेन है। और इस पाइरेन के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला गया है, पाइरेनोस। यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है जिसमें से 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है कि नहीं करता, इसलिए इसको पाइरेनोस बोला गया है। In analogy with pyrene, pyrene is a cyclic organic compound with 1 oxygen atom and 5 carbon in the ring. The cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth structure.
हेवोर्थ स्ट्रक्चर से करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, इसको बोला जाता है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। बनता है कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको, अल्फा डी बीटा डी, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ एक चीज नजर आएगी, ये जो कार्बन नंबर 1 है, ये जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन 1 में एक बार तो OH ग्रुप नीचे रखा हुआ है, एक बार OH ग्रुप ऊपर रखा हुआ है। बाकी आप कोई सा भी कार्बन यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, सब पे यहाँ पर OH और H ग्रुप कैसे हैं, सेम ही आ रहे हैं, केवल कार्बन नंबर 1 पे। और उस कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। और इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोला जाएगा, एनोमर्स बोला जाएगा। क्लियर होती है बात? इन दोनों स्ट्रक्चर को एक बार नोट कर लीजिए। अभी बनता कैसे वो मैं बताता हूं आपको। हाउ टू ड्रॉ अ हेवोर्थ प्रोजेक्शन। आपको हेवोर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, हेवोर्थ प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। राइट साइड में ऑक्सीजन को अपर साइड में रखते हुए, राइट साइड में ऑक्सीजन को अपर साइड में रखते हुए आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होगा। अ रिंग ऑफ 6 एटम्स, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन इज ड्रॉन इन विच ऑक्सीजन एटम इज प्लेस्ड एट राइट हैंड टॉप कॉर्नर एज शोन बिलो। राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे हमें ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक रिंग बन गई। बात समझ में आती है? अब इस रिंग में क्या करना पड़ेगा, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। और नंबरिंग कैसे करनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करनी है। ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से 1 2 3 4 5 इस तरह से चलनी है। तो कार्बन एटम एट द राइट हैंड साइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे जो कार्बन है वहां से नंबरिंग को स्टार्ट करना है। देन अदर कार्बन एटम्स आर गिवन नंबर 2 3 इन अ क्लॉकवाइज फैशन। क्लॉकवाइज फैशन में हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी है। हेवोर्थ प्रोजेक्शन बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद क्या करना है, जो ग्रुप्स आपके अटैच हैं कार्बन के फिशर प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड पर, जो फिशर प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड पर है, ये कौन सा फिशर प्रोजेक्शन की बात करो, इनकी बात कर रहा हूं। इनमें जो आपके राइट हैंड साइड पर हैं, राइट हैंड साइड वाले को कहां लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड वालों को कहां लिखेंगे, ऊपर की तरफ। जैसे अगर मैं आपको बना के बताऊं, यहां पर नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 और यहां पर इस तरह से लाइनें खींच दी, ये लाइनें खींच दी, ठीक है। जो राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं कार्बन नंबर 1 पे, उनको नीचे की तरफ लिखना है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है OH, उसको ऊपर की तरफ लिखना है। 4th पोजीशन पे राइट पे है, नीचे लिखूंगा। और 6th पोजीशन पे CH2OH, 6 कार्बन को हमेशा आउट ऑफ द रिंग लिखना है। 6 कार्बन को हमेशा आउट ऑफ द रिंग लिखना है। फिर बाकी की जगह पर आपको हाइड्रोजन प्लेस कर देने हैं, बाकी की जगह पर आपको हाइड्रोजन प्लेस कर देने हैं। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो वापस सुन लो, राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन को प्लेस करना है 6 मेंबर के रिंग बनाते हुए, ठीक है। नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है, ऑक्सीजन के दाएं वाले राइट हैंड साइड वाले कार्बन से स्टार्ट करते हुए जो भी OH ग्रुप राइट साइड में लिखे हुए हैं उनको बिलो प्लेस करना है, और जो भी लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं उनको अबव प्लेस करना है। और फिर यहां पर लिखा हुआ है CH2OH ग्रुप ऑफ कार्बन 5 इज प्लेस अबव द प्लेन ऑफ रिंग बाय कन्वेंशन। हमेशा 6 कार्बन को कहां पे रखा जाता है, टॉप पे रखा जाता है, आउट ऑफ द प्लेन रखा जाता है। ये 6 कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है इसको आउट ऑफ द प्लेन रखा जाता है। बात समझ में आती है? तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर किसका बना है, अल्फा डी ग्लूकोज का बना है। ये अल्फा डी ग्लूको, और क्योंकि पाइरेन जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए पाइरेन, और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है इसलिए ओस। बात को सुनना, ग्लूकोज का था इसलिए ग्लूको, पाइरेन जैसा दिख रहा है इसलिए पाइरेन, ओस क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि डी ग्लूकोज का बनाया था इसलिए डी ग्लूकोपाइरेनोस। अल्फा इसलिए बोला क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पर OH जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब अल्फा और बीटा वाली स्ट्रक्चर को याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे को आती है कि अल्फा बीटा वाली को याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि 3 OH ग्रुप नीचे आ रहे हैं, केवल एक OH ग्रुप आपका ऊपर आ रहा है। अल्फा का मतलब एक, अरे अल्फा बीटा गामा अगर मैं इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो अल्फा का मतलब क्या होगा, एक। और यहां पर भी क्या आ रहा है, एक ही OH ग्रुप ऊपर आ रहा है। तो एक OH ग्रुप जिसमें ऊपर आता हो वो कौन सा होता है, अल्फा वाला होता है। या फिर इसको ऐसे भी ट्रिक की तरह याद कर सकते हो, BBAB। BBAB मतलब बिलो बिलो अबव बिलो, बिलो बिलो अबव बिलो, BBAB करके भी याद कर सकते हैं हम लोग इसको, सिंपल, ठीक है। अगर मैं यहां पर बीटा डी ग्लूको, इसको कैसे याद करेंगे, BBAB, अल्फा है तो एक ही OH ग्रुप ऊपर की साइड है, बीटा है तो बीटा में देखो 2 OH ग्रुप ऊपर की साइड है, बीटा का मतलब 2, तो 2 OH ग्रुप ऊपर की साइड है। इसको कैसे याद करेंगे, ABAB, अबव बिलो अबव बिलो, कोई भी एक याद कर लो। अगर आपने बीटा वाला याद कर लिया ABAB, तो बीटा वाला बनाते ही केवल आपको केवल फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप को नीचे करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। तो बीटा के लिए ABAB,
बीटा का मतलब 2, तो यहाँ पर बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यहाँ पर बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ए बी करके याद कर सकते हो, अबाव बिलो अबाव बिलो 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 अबाव बिलो। सारी ट्रिक मैंने आपको बता दी, कैसे हैवॉर्थ प्रोजेक्शन नोट बनाते हैं वो सब बता दिया, आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, कीटो एक्सोस होता है। कीटो एक्सोस का मतलब कीटोनिक फंक्शन ग्रुप होगा, 6 कार्बन का होगा कार्बोहाइड्रेट हमारा। तो ये 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 6 कार्बन यहाँ पे मौजूद है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, बाकी सारे कार्बन पे OH फंक्शन ग्रुप यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी है। ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर्स मौजूद हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है और अल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन रखता है, इसलिए ये हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है। इसको क्या बोला जाता है, फ्रक्टोज बोला जाता है। तो फ्रक्टोज ऑल्सो हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये भी सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है। आपको बता दिया था सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर बराबर क्वांटिटी में बनता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन के बेसिस पे इट वाज फाउंड टू कंटेन अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप एट कार्बन नंबर 2। कौन से नंबर पे, सेकेंड कार्बन पे, एंड 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज, जैसा ग्लूकोज में था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है, वहां अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे था, यहाँ पर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप सेकंड कार्बन पे है। सारे OH ग्रुप राइट साइड में लगते थे, वहां पर भी केवल थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड पे लगता था, यहाँ पर भी थर्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड में लग रहा है, कोई अंतर यहाँ पर नहीं है। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज। डी सीरीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि लास्ट कार्बन पे यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में, इसलिए इसको डी सीरीज बोलेंगे। एंड इज अ लिवो रोटेटरी कंपाउंड, इट इज ऑल्सो रिटन एज डी फ्रक्टोज। इट ओपन चेन स्ट्रक्चर इज शोन। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डी माइनस फ्रक्टोज बोलते हैं क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बात समझ में आती है। जब सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जब सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, तो सुक्रोज का लगभग 66 डिग्री जो होता है प्लस में रोटेशन होता है। सुक्रोज कैसा होता है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज में टूटता है तो वो हो जाता है 52.4, एक मिनट, 92.4 डिग्री ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है, और जबकि हमारा इसका होता है -52.4 डिग्री, है ना। तो ओवरऑल डिफरेंस निकालेंगे तो 40 डिग्री माइनस में आता है। कितना आता है, 40 डिग्री, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, यहां पर इसका होता है +52.4 डिग्री और यहां पर इसका होता है -92.4 डिग्री, -92.4 डिग्री। तो ओवरऑल जो यहां पर डिफरेंस निकल के आता है वो -40 डिग्री का निकल के आता है। तो अगर इस सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, वहां पे ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक ही डब्बे में बन रहा है तो ओवरऑल सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी हो जाता है। इसलिए सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर भी बोला जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, वाई सुक्रोज इज इन्वर्टेड शुगर, क्योंकि पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी, ऑन हाइड्रोलिसिस क्या दे दिया, लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन दे दिया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन आ गया। बात समझ में आती है। ये पूरी की पूरी बात मैंने फ्रक्टोज के लिए बता दी, आपको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखो ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ग्लूकोज होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी फ्रक्टोफिनोज, ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। C5 वाला जो कार्बन है, C5 वाला जो OH ग्रुप है, वो यहाँ पर किस पे अटैक करेगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पे। वहां पे अल्डिहाइड पे करता था, यहाँ कीटोन पे करेगा। कीटोन सेकंड कार्बन पे मौजूद है, ठीक है। द रिंग दस फॉर्म इज अ 5 मेंबर रिंग। वहां पे 6 मेंबर की रिंग बनती थी क्योंकि 5 वाला कार्बन पहले वाले कार्बन पे अटैक कर रहा था। यहां पर ये 5 वाला कार्बन सेकंड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी, 5 कार्बन की रिंग, एंड हिज नेम इज फ्यूरेनोस। उसको क्या बोला जाएगा, फ्यूरानोस बोला जाएगा।
विद एनालॉजी टू द कंपाउंड फ्यूरेन, ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर होता है। तो फ्यूरान का जो स्ट्रक्चर होता है, फ्यूरान के स्ट्रक्चर के जैसा ही फ्रक्टोफ्यूरेनोस का स्ट्रक्चर होता है, उसकी रिजेम्बलेंस उसमें देखने को मिलती है। जैसे पायरेन की पायरेनोज में मिल रही थी, वैसे फ्यूरान की फ्यूरेनोज में मिलेगी। फ्यूरेनोज जो है 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, जिसमें ऑक्सीजन एक होता है, बाकी 4 कार्बन होते हैं, उसको फ्यूरान बोलते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 5th कार्बन 2nd कार्बन पे अटैक करेगा। आओ 5th कार्बन का अटैक 2nd कार्बन पे कराएं। ये डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज लिखा हुआ है अल्फा वाला, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। कुछ नहीं किया, 5वें कार्बन से 2nd कार्बन पे अटैक करवाया है। जो राइट में लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। ऑक्सीजन टॉप साइड पे लिखा हुआ है, एक मैं बना के बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन टॉप पे लिखा हुआ है। 2nd कार्बन पे 5th कार्बन ने अटैक किया तो 2nd, यहाँ पर 3rd, यहाँ पर 4th, यहाँ पर 5th। 2nd कार्बन से जुड़ेगा, अरे भाई ये 2nd कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और 5th से जुड़ा है, तो 2nd और 5th के बीच में तो ऑक्सीजन आ रहा है, 2nd और 5th के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, 2nd और 5th के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है। 6ठे कार्बन को हम लोग हमेशा बाहर रखते हैं, तो 6th कार्बन को हम लोग बाहर रख देंगे, बाकी के प्लेस करने हैं हमें। तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की बात करें हैं तो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज में 2nd कार्बन का OH नीचे की तरफ आ रहा है, 3rd वाले का ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि लेफ्ट में लिखा हुआ है। जो राइट में लिखा है उसको क्या लिखते हैं, नीचे, जो लेफ्ट में लिखा है उसको क्या लिखते हैं, ऊपर, बाकी के H प्लेस करने। ये हो गया आपका अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज हो गया। आप खुद देख लो, अगर मैंने गलत बनाया हो ना, आप खुद देख लो, यहाँ पर क्या आएगा, CH2OH। 2nd कार्बन पे यहाँ पर CH2OH लगा हुआ है ना, 2nd कार्बन पे CH2OH लगा हुआ है। आप खुद देख लो, अगर अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज जो राइट में लिखा हुआ था, OH ग्रुप राइट में लिखा हुआ था, तो नीचे की तरफ आया है 2nd और 4th पे, 2nd और 4th पे यहाँ पर OH ग्रुप नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने भी नीचे की तरफ बनाया। 3rd पे लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है तो हमने ऊपर की तरफ बनाया, इसमें भी ऊपर बनाया। ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर है और ये आपका बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पर पंगा कौन से पे है, 2nd कार्बन पे यहाँ पर पंगा है। पहले कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन था, 1st कार्बन एनोमेरिक कार्बन था ग्लूकोज के केस में। फ्रक्टोज के केस में कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, 2nd कार्बन एनोमेरिक कार्बन होगा, क्योंकि 2nd कार्बन पे हम लोग CH2OH और OH को बदल रहे हैं, उसकी पोजीशन को बदल रहे हैं। आप देखो CH2OH OH की पोजीशन को बदला जा रहा है। ये लिवोरेटेटरी होता है, -92.4 अभी बताया था मैंने आपको, इसलिए माइनस में लिखा जाता है। D क्यों लिखा गया, क्योंकि OH ग्रुप जो लास्ट में है वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है ना, क्लियर होता है। ये आपका फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। फ्रक्टोफ्यूरेनोज का हेवर्थ प्रोजेक्शन बनाना आपको सिखा दिया। ऑक्सीजन को टॉप पे रखना है और नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करनी है, 2nd पोजीशन यहां से स्टार्ट करते हुए। नोट कर लीजिए इसको। अब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग ट्राई करो एक बार। हाँ भाई, कर लिया होगा आपने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च होता है हमारा पॉलीसैकेराइड। सारे एक साथ बता रहा हूँ मैं आपको। स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड होता है। माल्टोज जो होता है, माल्टोज होता है हमारा डाइसैकेराइड। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमें G+G मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा। यहाँ पर n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं हमें। और हाइड्रोलिसिस पे, किस पे, हाइड्रोलिसिस पे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हमारा क्या है, फ्रक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड है, ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। ग्लूकोज भी हमारा क्या है, ग्लूकोज भी हमारा मोनोसैकेराइड है। तो उसने तो अपन से डाइसैकेराइड पूछा था, तो डाइसैकेराइड का आंसर क्या आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा। क्लियर होता है। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन यानी कि NH2OH। पोज करेंगे और आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तरीका वही रहने वाला है, पोज करके आपको खुद से सॉल्व करना है। बात समझ में आती है क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है हमारा और बाकी के क्या होंगे, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH, ठीक है। ये हमारा डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज की रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हो तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है
और बन जाता है ऑक्साइम। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा, और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम ही होने वाला है। OHH HOH HOH CH2OH, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराने पर आप क्या क्या बनता है, डी ग्लूकोऑक्साइम बनता है। क्या बनता है, डी ग्लूकोऑक्साइम बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड बताना है हमें। ये कैसा है, हमारा पॉलीसेकेराइड है। ये हमारा कैसा है, डाइसेकेराइड है। बता चुका हूं मैं आपको, है ना। फ्रक्टोज हमारा कैसा है, मोनोसेकेराइड है। सेलुलोज हमारा कैसा है, पॉलीसेकेराइड है। तो आंसर क्या जाएगा, फ्रक्टोज हमारा मोनोसेकेराइड है। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद Br2 वाटर। तो यहां पर लिखेंगे Br2 वाटर is a mild oxidizing agent, mild oxidizing agent oxidizes aldehyde functional group, aldehyde functional group of D-glucose into कार्बोक्सिलिक एसिड। किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। HOH OHH, यहाँ पर HOH और सबसे नीचे क्या लगाएंगे, CH2OH। जब इसको मैं Br2 वाटर से ट्रीट करूंगा तो Br2 वाटर क्या करेगा, इस अल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक में। बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। HOH OHH HOH HOH और नीचे CH2OH हो जाएगा। ये डी ग्लूकोज है, और डी ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। नोट कर लीजिए। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI। ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड with HI on prolonged treatment gives N-hexane। क्या देगा, N-hexane देगा। यहाँ पर ग्लूकोज है HOH, थर्ड कार्बन पे OHH, बाकी सारे पर HOH HOH CH2OH। जब इसको मैं HI हीट के साथ प्रोलोंग ट्रीटमेंट दूंगा, प्रोलोंग ट्रीटमेंट ऑफ HI हीट दूंगा, तो ये किस में बदल जाएगा, N-हेक्सेन में बदल जाएगा। 3 4 5 6। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एनोमर्स। एनोमर्स क्या होता है, दोज साइक्लिक स्टीरियोआइसोमर्स those cyclic stereoisomers which have difference in configuration at C1 carbon are known as anomers। जिनका केवल C1 कार्बन पर डिफरेंस होता है कॉन्फ़िगरेशन का, उनको क्या बोला जाता है, एनोमर्स बोला जाता है। बात समझ में आती है क्या। पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, दोस कार्बोहाइड्रेट्स, पोस्ट करके आप खुद लिखेंगे, ठीक है। दोस कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मोर देन 10 units of monosaccharides are known as polysaccharides। वो क्या होंगे, पॉलीसैकेराइड्स होंगे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन एक्सेट्रा।
गम्स, ये सब कैसे होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्या होती है? मैंने आपको बता दिया था कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो क्या देती है हमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है। और कितना देता है? 50% ग्लूकोज देता है, 50% फ्रक्टोज देता है। पहले ये प्लस 66 डिग्री हमारे पास इसका क्या आ रहा था? रोटेशन आ रहा था। फिर क्या हुआ कि प्लस 52.4 डिग्री और माइनस 92.4 डिग्री में बदला, जिसका ओवरऑल डिफरेंस कितना आया? माइनस 40 डिग्री। इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। चाहे तो एसिडिक मीडियम में, चाहो तो एंजाइम की प्रेजेंस में। इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो भी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में सुक्रोज को क्या कर देता है? हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना देता है। तो सुक्रोज हमारे लिए कैसी है? इन्वर्ट शुगर है। तो यहां पर आप डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब राइटिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हो। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम or in presence of enzyme invertase gives glucose and fructose in equimolar ratio is known as इन्वर्ट शुगर। उसको क्या बोला जाता है? इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। बात समझ में आती है? तो सुक्रोज जब एसिडिक मीडियम में इन्वर्टेज की प्रेजेंस में इक्विमोलर ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है तो उसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3 is a strong oxidizing agent oxidizes glucose in saccharic acid। फिर आप यहां पर वही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे। HNO3 के साथ इसको ट्रीट करोगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। और नीचे वाले प्राइमरी अल्कोहल को भी COH में बदल देगा, जिसको सैकेरिक एसिड बोलते हैं। फिर सैकेरिक एसिड, और ये आपका डी ग्लूकोज था। ठीक है। Write a reaction which shows that all the carbon atoms in a glucose are linked in a straight chain। एक ही रिएक्शन है हमारे पास जो लीनियर चेन के बारे में बताती है। HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH, ये आपका डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज का आप HI हीट के साथ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट चेन N-हेक्सेन मिलेगा, है ना। HI हीट यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज के फॉर्म में भी काम में आता है। कौन कौन से? स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लिए स्टोरेज के फॉर्म में काम में आते हैं। स्टार्च जो होता है वो प्लांट का फूड होता है। प्लांट का फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल फूड जो होता है वो एनिमल फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन
ऑफ प्लांट। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट के अंदर, उसको कंस्टिट्यूट करता है कार्बोहाइड्रेट, जो होता है हमारा सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, एक तो फूड स्टोरेज के काम में आते हैं और सेल मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूट में काम में आते हैं। What is mean by the following? पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पायरेनोज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पायरेनोज स्ट्रक्चर का मतलब है कि पायरेन जैसी स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की जो पायरेन जैसी स्ट्रक्चर होती है वो मैं बना के बताता हूं आपको। ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर चिपका देनी है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे करके। यहाँ पर HOH, HOH, OHH और HOH, ये अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज है। और पायरेनोज यहां पर क्या कर रहा है? पायरेनोज इज बेसिकली 6 मेंबर रिंग which have 5 carbon atoms and 1 oxygen atom, analogy with pyrene। पायरेन के जैसा स्ट्रक्चर है। पायरेन को जब हमने कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया तो उसको पायरेनोज बोल दिया, जो कि हमारे लिए यहाँ पे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये मेन काम है हमारा पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो होता है उसका मतलब। What is mean by reducing sugar? रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं? जो टॉलन और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स which reduces tolerance and failing reagent are known as reducing sugar। उनको reducing sugar बोला जाता है। फिर यहां पर एग्जांपल्स में लिखेंगे all monosaccharides are reducing sugar। सारी मोनोसैकेराइड्स कैसी होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। माल्टोज एंड लैक्टोज ये भी कैसी होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। और ये कैसी हैं? डाइसैकेराइड्स है। तो जो भी टॉलन और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देंगी वो क्या होंगी? हमारे लिए रिड्यूसिंग शुगर होंगी। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज? तो अभी बताया आपको सुक्रोज क्या होता है, C6H12O6, ये आपका सुक्रोज है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक मीडियम में, तो ये आपको देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 बराबर बराबर मात्रा में 50% ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज देगा और क्या देगा? फ्रक्टोज देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। ये होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या तो 2 क्वेश्चंस दे देगा वो 1 मार्क्स के, या थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को इंप्रूव करवा देगा, बड़ा कर देगा, बस और कुछ नहीं है। एन्यूमरेट द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया था जब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहा था कि कौन कौन से टेस्ट नहीं देने के कारण हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ा। तो यहां पर कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर does not gives 2,4-DNP as well as Schiff's test। 2,4-DNP और Schiff's test नहीं देते। ओपन चेन स्ट्रक्चर of glucose does not gives white crystalline adduct with sodium bisulfite। ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता, 2,4-DNP और शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, ऐसा लिख के आना आपको।
राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फर्स्ट हाइड्रोक्सिलामीन, सेकंड एसिटिक एनाइड्राइड। तो फर्स्ट किसके साथ कराना है? हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। डी ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, HOH OHH HOH HOH CH2OH। अगर इसकी रिएक्शन मैं किससे करा देता हूँ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करा देता हूँ। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है और फिर इसकी रिएक्शन एसिटिक एनाइड्राइड के साथ करा रहा हूँ। एसिटिक एनाइड्राइड क्या होगा? CH3OCO CH3 के साथ करा रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड NOH HOH OHH HOH HOH CH2OH ऑक्साइम फॉर्म मिलेगा। ग्लूकोज का ऑक्साइम फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि जब मैं यहाँ पर एसिटिक एनाइड्राइड का साथ इसको ट्रीट करूंगा तो सारे के सारे जितने भी अल्कोहल हैं वो सारे अल्कोहल में क्या लग जाएगा? OCO-CH3 लग जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्या बना लेंगे? पेंटा एसीटेट बना लेंगे। यहाँ पर भी OCO-CH3 लग जाएगा, यहाँ पर भी OCO-CH3 लग जाएगा, यहाँ पर भी OCO-CH3 लग जाएगा और यहाँ पर भी OCO-CH3 लग जाएगा। पेंटा एसीटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देखने को यहां पे मिलेगी। अपने नोट कर लीजिए। राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर या हाइड्रोजन आयोडाइड। वैसे तो ये दोनों बता चुका हूं मैं, है ना, फटाफट से आप भी लिख लो। यहां पर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो इतनी बार बना लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। ये हमारा डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि OH ग्रुप यहाँ पर लास्ट कार्बन पर, जो लास्ट कायरल सेंटर है उसमें राइट हैंड साइड पर आ रहा है। इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 वाटर के साथ कराऊंगा तो Br2 वाटर यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जबकि यहाँ पर HI हीट कराऊंगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? एन हेक्सेन देखने को मिलेगा, लीनियर चेन 6 कार्बन की। Br2 वाटर से क्या मिलेगा? वो ऑक्सीडाइज कर देगा अल्डिहाइड वाले पार्ट को, बाकी का पूरा पार्ट सेम होने वाला है। HOH OHH HOH HOH CH2OH। ये हो गया आपका ग्लूकोनिक एसिड। क्या हो गया? ग्लूकोनिक एसिड हो गया। तो Br2 वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अल्डिहाइड वाले को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सारे फंक्शनल ग्रुप को निपटा देगा और किस में बदल देगा? एनहेक्सेन में। What is essentially the difference between alpha form and beta form of glucose? अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में अंतर क्या है? तो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म को अगर मैं बनाऊं, ग्लूकोज की बनानी है, ग्लूकोपाइरेनोज की नहीं बनानी है। तो ग्लूकोज की बनानी है तो 5 कार्बन यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, है ना, 3 4 5 और ये छठा कार्बन। छठे कार्बन पे तो CH2OH होता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? ऑक्सीजन वाले पार्ट को जोड़ दे रहा हूँ, बाकी सब जगह पर हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, है ना। 5th वाला कार्बन का जो OH है वो फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ता है। एक फॉर्म तो ये है। ये आपकी कौन सी फॉर्म है? ये है आपकी अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज में केवल एक OH की पोजीशन डिफरेंट साइड पे होती है, बाकी सारे OH एक तरफ होते हैं। तो सारे OH एक तरफ है, केवल ये वाला OH डिफरेंट साइड पर है, बाकी सारे OH एक तरफ है। याद रखने का तरीका। अब मैं यहीं पे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर कार्बन सारे बना लेते हैं पहले। यहाँ से ऑक्सीजन को ले आते हैं, 5th कार्बन से जोड़ेंगे। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, H H H। ठीक है, नंबरिंग करते हैं यहाँ पर।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। केवल और केवल एक पोजीशन पे डिफरेंस है। पहले तो इसका नाम बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज होगा। अल्फा और बीटा में अंतर क्या होता है? एक मिनट, थोड़ा सा हमने गलती कर दी है यहाँ पर। हमें अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज नहीं लिखना है यहाँ पर हमें क्या लिखना है? अल्फा डी ग्लूकोज लिखना है। अभी पाइरेनोज वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया हमने इसका, ये बीटा डी ग्लूकोज लिखा है। कौन से कार्बन पे यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है? केवल फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में OH है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे OH है। ये दोनों एनोमेरिक कार्बन होंगे। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, कोई अंतर नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस होने की वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंस हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। What happens? Write chemical equations when D-glucose is treated with the following. D-glucose को इनसे ट्रीट करना है, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। HI और ब्रोमीन वाटर का अभी थोड़ी देर पहले ये ब्रोमीन वाटर और HI हीट के साथ मैंने यहाँ पे बताया था आपको, वही का वही यहाँ पे भी नोट डाउन कर लेंगे। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाई? कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई होते हैं, है ना। स्टार्टिंग करी थी हमने, तभी बता दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाई होते हैं किसमें? मोनोसैकेराइड्स में, ओलिगोसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में। अब मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका पूरा लिखा चुका हूं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जांपल आ जाएंगे। आप स्टार्टिंग में जाओ, नोट्स, अपने नोट्स को चेक करो। नोट्स के अंदर हमने इसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, मैंने आपको हिंट दे दी। पहले दूसरे पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर होता है? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। what is essentially the difference between alpha glucose and beta glucose? What is meant by pyranose structure of glucose? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि अभी हम लोगों ने देखा कि डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा फॉर्म में क्या है? ये डिफरेंस है पहले कार्बन पे। तो एक तो ये चिपका के आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज तो हमने ऑलरेडी कर रखी है, ये वाला क्वेश्चन तो पहले कर रखा है। व्हाट इज मीन बाय पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? ये भी हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं। दिखाता हूं मैं आपको कहाँ पे। ये एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय फॉलोइंग पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बता दिया। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके यहाँ पे लिख देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इजीली, है ना। दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके आपको यहाँ पे लिख देना है। 2 क्वेश्चन कंबाइन हो गए, एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का, तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन गया। क्लियर होती है बात? What happens when D-glucose is treated with the following reagent? HI, ब्रोमीन वाटर और HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे। देखो रिपीटेड सवाल देखने को मिल रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। यहाँ पर वापस से स्ट्रक्चर बनाओ, HOH, OHH, HOH, HOH और लास्ट में CH2OH। ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और डी ग्लूकोज की रिएक्शन आपको किस किस के साथ करानी है? HI हीट के साथ करानी है, ब्रोमीन वाटर के साथ करानी है और किसके साथ करानी है? HNO3 के साथ करानी है। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पर ये क्या करेगा? इसको पूरा का पूरा एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। Br2 वाटर क्या करेगा? इस अल्डिहाइड वाले ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। यहाँ पर HOH, OHH, HOH, HOH और नीचे क्या लिख देंगे? CH2OH। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों को निपटाएगा। उससे पहले इसका नाम भी देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। बता चुका हूँ ये आपको, है ना। COH पूरा स्ट्रक्चर सेम लिख दो, OHH, HOH, HOH, बस नीचे भी COH लगा दो। इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैकेरिक एसिड। नेम द 3 मेजर क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज क्लासेस। अभी यहाँ पे बताया आपको
हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासीफाई, तो इसके बेसिस पे क्लासीफाई हो रहे हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, वही क्वेश्चन वापस से रिपीटेड है। एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज क्लासेस, तो मैं ज़्यादा तो नहीं करूंगा, मैं आपके लिए इतना सा कर सकता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस मोनोसेकेराइड्स होंगे, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बाकी पूरा आप वहीं से चीटिंग करेंगे। कहाँ से चीटिंग करेंगे बताओ, आपको नोट्स में लिखा रखा है। ओलिगोसेकेराइड्स जो 2 से 10 यूनिट्स देते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स जो मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलिसिस पे। इसके एग्जाम्पल बता देते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आप ग्लूकोज लिख सकते हो, फ्रक्टोज लिख सकते हो, मैनोज लिख सकते हो, है ना, गैलेक्टोज लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो, है ना, एरेबिनोज लिख सकते हो, लेकिन हमें जितने लिखने हैं उतने हमने लिखे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, गैलेक्टोज, रैमनोज, ये सब मोनोसेकेराइड्स होते हैं। अगर मैं ओलिगोसेकेराइड्स की बात करूं तो यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे, सुक्रोज आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा, और लैक्टोज आ जाएगा, फेमस। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें पॉलीसेकेराइड में, स्टार्च हो जाता है, सेलुलोज हो जाता है, ग्लाइकोजन हो जाता है, गम्स हो जाता है, एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाहर मैं फिर से कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, कुछ भी इसके बाहर से नहीं आएगा। जितने क्वेश्चंस कराए हैं और जितनी थ्योरी पढ़ाई है उसी में से कहीं ना कहीं से घूम के क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ग्लूकोज के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या बना रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट से क्या बना रहा है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पहचानने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज 5 मेंबर होता है, वो इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का अल्फा बीटा फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आती है। डी और एल निकालना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स की, विटामिन्स की, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स की। फिलहाल के लिए बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को खत्म कर लिया है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल के सिलेबस में से डाइसेकेरेट्स, मतलब मैं अभी आपको और पढ़ाता, लेकिन सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब हटा दिया गया है आपके पोर्शन में से। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब आपके पोर्शन में से हट चुका है। ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात की है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।